नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज त्वरित दोहरान श्रृंखला जो कि रचनाओं पर आधारित हमने शुरू की थी, उसका तीसरा सत्र है और आज के सत्र में हम गद्य रचनाओं पर बात करने वाले हैं। उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि आपका जो विषय वस्तु है गद्य रचनाओं की, उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो और आप हर प्रश्न का परीक्षा में उत्तर देने में सफल हो सके, समर्थ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न गोदान उपन्यास पर आधारित है। गोदान उपन्यास के संबंध में असंगत विकल्प है, यानी गोदान उपन्यास के विषय में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, वही हमें छांटना है। दोस्तों, एक बात और बार बार मैं कहती हूं, आज फिर एक बार दोहरा रही हूं कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें परीक्षा में और असंगत और सही या गलत इन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। कई बार गलत विकल्प पूछा होता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते और हम उलझ कर रह जाते हैं और गलत उत्तर अंकित कर देते हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है। तो यहां असंगत विकल्प गोदान के विषय में पूछा गया है। पहला है महाजनी सभ्यता का अंकन, दूसरा है नगरीय एवं ग्रामीण जीवन की समस्याओं का चित्रण, तीसरा है पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से उत्पन्न विसंगतियों का चित्रण और चौथा है अनुलोम विवाह की समस्या। तो दोस्तों, असंगत विकल्प पूछा गया है तो सी विकल्प असंगत है। आंसर होगा सी। अब हम बाकी के तीन बिंदुओं को थोड़ा समझ लेते हैं। महाजनी सभ्यता क्या होती है? महाजनी सभ्यता भारत में प्रचलित वो सभ्यता है, उसका नाम है, जिसमें महाजन होता है जो किसानों को ऋण देता है और ऋण देने में उसका लोक कल्याण नहीं शामिल होता, बल्कि वो ऋण के माध्यम से एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाता है किसान को कि जीवन भर मूलधन चुकता हो ही नहीं पाता और ब्याज की जो दर है, ब्याज जो है वो मूलधन से भी ज्यादा हो जाता है। तो उसमें किसान किस तरह से शोषित होता है, किस तरह से उसकी स्थिति निरंतर बद से बदतर होती जाती है। वो जो भूमि का मालिक था, एक दिन वो दूसरों की भूमि पर मजदूरी का काम करने के लिए विवश हो जाता है। उसका चित्रण यहां पर किया गया है। स्वयं होरी जो नायक है उपन्यास का, वो इसका सीधा साधा उदाहरण है। तो महाजनी सभ्यता का चित्रण तो यहां है, बिल्कुल सही कथन। नगरीय एवं ग्रामीण जीवन की समस्याओं का चित्रण भी है, क्योंकि मालती, मेहता, खुर्शेद, तनखा, ये सब नगरीय सभ्यता के किरदार हैं और ये सभी नगरीय जीवन की समस्याओं की अभिव्यक्ति करते हैं। और ग्रामीण जीवन की समस्याओं के लिए होरी, धनिया, गोबर जो बाद में नगर में भी चला जाता है, सिलिया, भोला, ये सभी, हीरा, ये सभी ग्रामीण जीवन के पात्र हैं जो ग्रामीण परिवेश की समस्याओं को जिनके माध्यम से प्रेमचंद ने अभिव्यक्त किया है। अनुलोम विवाह की समस्या का चित्रण भी यहां पर किया गया है। अनुलोम विवाह सिलिया और माता दीन का जो विवाह है वो अनुलोम विवाह का उदाहरण है। अनुलोम विवाह में पुरुष जो है वो उच्च वर्ग का होता है और स्त्री निम्न वर्ग की होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आइए स्मरणीय बिंदुओं पर देखते हैं। राय साहब, देखिए, आपको ये इसलिए यहां लिखे जाते हैं ताकि जब आप पढ़ें तो आपके लिए इन बिंदुओं पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राय साहब अमरपाल सिंह, डॉक्टर मेहता, मालती, मिस्टर खन्ना, ओंकारनाथ, खुर्शेद, मिस्टर तनखा, ये सब नगर की कथा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी प्रेमचंद ने इनके माध्यम से नगरीय समस्याओं का चित्रण किया है। उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है, ये मैं बता चुकी हूं। मातादीन और सिलिया, गोबर और झुनिया का विवाह अनुलोम विवाह का उदाहरण है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। गोदान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? किस्सा गोई शैली में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक स्थितियों में दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन, बी धर्म भीरू मिल मालिक का अंकन, सी शोषक वर्ग का चित्रण और डी अंतरजातीय विवाह की समस्या का अंकन। तो दोस्तों, यहां पर बी विकल्प सही नहीं है। ये गोदान उपन्यास की विशेषता नहीं है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अब मनोवैज्ञानिक, पहले
बिंदु को अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए किस्सा गोई शैली क्या होती है। जबकि कोई भी कथाकार जिस तरह से हम अपने जीवन के किस्से किसी दूसरे को सुनाते हैं, उस तरह की किस्सा सुनाने की शैली में कथा को प्रस्तुत करता है, वो किस्सा गोई शैली होती है। लेकिन प्रेमचंद की शैली किस्सा गोई शैली जरूर है, लेकिन किस्सा गोई शैली में सामान्यतः घटनाओं का वर्णन किया जाता है। लेकिन प्रेमचंद ने यहां घटनाओं के वर्णन के स्थान पर पात्रों की जो मनस्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, उसके माध्यम से उनके क्रियाकलापों को अभिव्यक्त किया है और उसी के माध्यम से उन्होंने इसकी मूल संवेदना को चित्रित किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शोषक वर्ग का चित्रण, होरी स्वयं शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि एक किसान है जिसके पास जमीन है, लेकिन उपन्यास के अंत तक आते आते वो बहुत निर्धन हो जाता है और उसकी जमीन, उसके बैल भी विषम परिस्थितियों का शिकार होकर उसके हाथ से चले जाते हैं। तो शोषक वर्ग, और यहाँ पर शोषक वर्ग केवल गांव में नहीं है बल्कि शहर में भी है। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच संघर्ष भी यहाँ चित्रित किया गया है, जो कि पूंजीपति और शोषक वर्ग के संघर्ष का प्रतीक है। पूंजीपति और शोषित वर्ग के संघर्ष का प्रतीक है। अंतरजातीय विवाह की समस्या चर्चा हो चुकी है। अनुलोम विवाह जो है वही अंतरजातीय विवाह है, यानी जातियां जब अलग अलग होती हैं, क्योंकि जब उच्च वर्ग का पुरुष होगा, निम्न वर्ग की स्त्री होगी, तो जातियां अलग हो गई। तो अंतरजातीय विवाह की समस्या भी यहां सिलिया और मातादीन, झुनिया और गोबर के माध्यम से चित्रित की गई है। आगे चलें। गोदान उपन्यास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? समाज के आदर्श स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हुए यथार्थ का अभिव्यंजन, धर्म की आड़ में हो रहे पाखंड का चित्रण, शिक्षा की अव्यवस्थाओं पर प्रहार, देशव्यापी कृषक समाज की आर्थिक दुरावस्था का चित्रण। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन गोदान उपन्यास के लिए संबंध में असंगत है। गोदान उपन्यास में भारतीय कृषक की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है, वहां शिक्षा की अव्यवस्थाओं पर प्रहार नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब समाज के आदर्श स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हुए यथार्थ का अभिव्यंजन, ये तो जाहिर सी बात है कि प्रेमचंद का जो साहित्यिक शिल्प है उसकी एक शैली है और वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब क्या है कि प्रेमचंद समाज की जो वर्तमान वास्तविक स्थिति है, यथार्थ है जो समाज का, राजनीति का, धर्म का, उस सब का चित्रण करते हैं, लेकिन साथ ही समाज, धर्म या राजनीति का आदर्श स्वरूप कैसा हो इसका भी चित्रण वे करते हैं। तो इसलिए उनका जो साहित्यिक मत है वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, और यही कारण है कि गोदान में उन्होंने न केवल यथार्थ की अभिव्यक्ति की है, लेकिन आदर्श समाज का आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए इसको भी चित्रित किया है। धर्म की आड़ में हो रहे पाखंड का पंडित दातादीन के माध्यम से चित्रण किया गया है। देशव्यापी कृषक समाज की आर्थिक दुरावस्था का चित्रण है, ये बिल्कुल सहज और सरल सी बात है, ये तो चित्रण है ही, ये तो मूल संवेदना है गोदान उपन्यास की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। यह कथन किसने किससे कहा? धनिया ने दातादीन से, सिलिया ने दातादीन से, झुनिया ने राय साहब से और धनिया ने राय साहब से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये गोदान उपन्यास का, और इसी कथन पर आधारित है गोदान उपन्यास का नामकरण। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धनिया ने दातादीन से ये बात कही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब प्रस्तुत कथन धनिया ने ब्राह्मण दातादीन से, ब्राह्मण है दातादीन, जो जब होरी बिल्कुल मृत्युशैया पर पड़ा है और गोदान की बात उठती है, क्योंकि गांव में ये परंपरा हमारे यहाँ रही है कि गाय का दान कराएं तो मनुष्य को मुक्ति मिलती है, जो मृत्युशैया पर पड़ा है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे अच्छी सुगति मिलती है। तो इस स्थिति में सबके द्वारा कहा जाता है कि गोदान कराया जाए। और धनिया के पास, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उसके पास केवल और केवल 20 रुपए हैं, वो भी उसने सुतली बेच करके कमाए थे। वही 20 रुपए वो लाकर होरी के हाथ पर रखती है और तब ये कथन कहती है कि महाराज
किससे कहती है? दाता दीन से, जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, उनसे कहती है घर में न गाय है, न बछिया है और ना पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, इसे ही गोदान मान लिया जाए। तो दोस्तों ये जो कथन है, ये कथन इस बात की ओर संकेत करता है कि पारंपरिक धर्म में विश्वास नहीं करते थे प्रेमचंद। उन्होंने धर्म के अनुकूल, समय के अनुकूल धर्म में, धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन करने को अहम समझा, उसे तवज्जो दी, और यही कारण है कि वे प्रगतिशीलता के वाहक माने जाते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे थे प्रेमचंद। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नामकरण का आधार है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न, विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहागी वह तरण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। गोदान से उद्धृत यह कथन किसके विषय में कहा गया है? झुनिया, धनिया, सिलिया या मालती? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह होरी की पत्नी धनिया के विषय में कहा गया कथन है। आंसर हुआ बी। और गोदान उपन्यास के प्रारंभ में ही यह कथन कहा गया है और यह स्वयं लेखक का वक्तव्य है। इस पूरे कथन को देख लेते हैं एक बार। देखिए, होरी घर से जा रहा है जमींदार साहब से मिलने के लिए। दोनों पति पत्नी के बीच वार्तालाप होता है और बातों बातों में होरी कहता है, धनिया कहती है कि तुम इतने दुबले होते जा रहे हो, अभी उम्र ही क्या है और तुम अपनी उम्र से ज्यादा दिखाई देते हो, 60 तक तो पहुंचोगे तो जाने क्या होगा। तब होरी जवाब देता है कि 60 तक पहुंचने की नौबत ही ना आएगी। और होरी का ये जो वाक्य है धनिया को भीतर से झकझोर कर रख देता है। वो जैसे अशक्त सी टूट कर बिखर जाती है। और तब उसी स्थिति में प्रेमचंद लिखते हैं, होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने, कौन सी 60 तक पहुंचने की नौबत ही ना आवेगी, भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में, विपन्नता यानी निर्धनता के इस अथाह सागर में सोहागी वह तरण था जिसे पकड़े हुए वह इस सागर को पार कर रही थी। तो यह कथन प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है और धनिया के विषय में कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? यानी कि उपन्यास, नाटक, कहानियां जो कुछ भी हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं, उन सभी के पात्रों पर भी आपको विशेष ध्यान केंद्रित करना है। यह प्रश्न इसीलिए लिखा गया है। ए झुनिया, सिलिया, गोविंदी, रूपा, चुहिया, नौहरी, सी धनिया, मालती, वृंदा, डी सोना, मीनाक्षी और सरोज। तो दोस्तों झुनिया है, सलिया है, गोविंदी, सिलिया है, गोविंदी है, ये तीनों पात्र गोदान में है। रूपा, चुहिया और नौहरी ये तीनों भी गोदान में है। धनिया और मालती भी गोदान में है, लेकिन वृंदा गोदान में नहीं है। तो इसलिए यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोना, मीनाक्षी और सरोज भी गोदान की पात्र हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब ये पात्र जिनके इतने स्त्री पात्रों के हमने चर्चा की है, एक बार ये देख लेते हैं कि आखिर उपन्यास में इनकी भूमिका क्या है और ये पात्र कौन है। इनके में से किसी भी पात्र के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। झुनिया भोला की विधवा पुत्री है। इसके माध्यम से प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। सिलिया चमार जाति की युवती है और पंडित माता दीन की प्रेमिका है, यानी अंतर जातीय और अनुलोम विवाह जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। गोविंदी खन्ना की पत्नी है और प्रेमचंद के नारी विषयक विचारों की वाहिका है। रूपा होरी की पुत्री है। चुहिया शहर में झुनिया जब गोबर से विवाह करती है, तो झुनिया के जब पुत्र उत्पन्न होता है उस समय वो उसकी पड़ोसन है और वही उसकी मदद करती है, उसका नाम चुहिया है। आगे चलें। नौहरी भोला की दूसरी पत्नी है। धनिया उपन्यास की नायिका है, होरी की पत्नी है। मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर लौटी युवती है। सोना होरी की दूसरी पुत्री है। मीनाक्षी राय साहब की पुत्री है और सरोज मालती की बहन है। इन सब का परिचय अच्छी तरह से आप कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। गोदान उपन्यास में निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त नहीं हुआ है? स्त्री विषयक दृष्टिकोण, अंतरजातीय विवाह का समर्थन, विधवा विवाह का समर्थन, धर्म के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण। इन सब की चर्चा पिछले प्रश्नों में हम कर चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, स्त्री विषयक दृष्टिकोण
अभिव्यक्त हुआ है यहाँ पर। मालती, मेहता, गोविंदी, इन सब के माध्यम से प्रेमचंद ने अपना स्त्री विषयक दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है। अंतरजातीय विवाह का समर्थन है, ये कई प्रश्नों में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। विधवा विवाह का समर्थन अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने चर्चा की। सिलिया और माता दीन का विवाह विधवा विवाह का झुनिया और गोबर का विवाह विधवा विवाह का समर्थन करता है। धर्म के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति यहां पर नहीं हुई है। गोदान के नामकरण की बात जब कर रहे थे कि जब धनिया होरी के अंतिम समय में गोदान की बात उठने पर, गाय का दान करने की बात उठने पर कहती है कि महाराज न घर में गाय है, न बचिया है, न पैसा है, यही रुपए हैं और यही इनका गोदान है। तो प्रेमचंद उसके माध्यम से वास्तव में धर्म के परंपरागत दृष्टिकोण को त्यागते हुए दिखाई देते हैं और प्रगतिशीलता के वाहक हो जाते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल इंसान के पास जब गोदान करने के लिए धन ही नहीं है, गाय ही नहीं है, तो भला वो इस धार्मिक परंपरा को कैसे निर्वाह कैसे करेगा। उस स्थिति में वो जो कुछ भी उपलब्ध है उसी के माध्यम से गोदान की प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं। ये उनके नवीन दृष्टिकोण का, प्रगतिशील दृष्टिकोण का बोधक है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी, क्योंकि ये दृष्टिकोण है ही नहीं प्रेमचंद का धर्म के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? मेहता की, लेखक की, खन्ना की या राय साहब की? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वयं लेखक प्रेमचंद ने मालती के विषय में यह वक्तव्य प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। मालती के विषय में प्रस्तुत कथन स्वयं लेखक प्रेमचंद का है। उन पूरा कथन आप देख लीजिए, क्योंकि गोदान उपन्यास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा। मालती बाहर से तितली है, यानी ऊपर से वो एकदम आधुनिक युवती दिखाई देती है और सबसे स्वच्छंदता से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबसे स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से मिलती है। लेकिन भीतर से मधुमक्खी है। मधुमक्खी का काम क्या होता है? हर पुष्प से पराग चूस कर वो शहद बनाती हैं, लेकिन वो शहद उनके स्वयं के काम के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों के काम के लिए होता है। यानी लोक कल्याण का भाव, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, वो मालती के आंतरिक गुण हैं। इसलिए उन सारी उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रेमचंद ने यह कथन प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक पर। आषाढ़ का एक दिन नाटक के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए, आषाढ़ का एक दिन नाटक ऐतिहासिक संकेत सूत्रों की पृष्ठभूमि पर रचित एक आधुनिक बोध से युक्त नाटक है। बी, यह मोहन राकेश का तीसरा नाटक है जिसमें 4 अंक हैं। सी, सन 1959 में इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और डी, इस नाटक में अंकों का दृश्यों में विभाजन नहीं किया गया है। तो दोस्तों ए विकल्प पूरी तरह से सही है, क्योंकि कालिदास का जो ऐतिहासिक चरित्र है उससे संकेत उठाकर उसके माध्यम से आधुनिक स्थितियों का चित्रण किया है मोहन राकेश ने। तो आधुनिक बोध से युक्त नाटक है, क्योंकि मल्लिका और कालिदास को यहां ऐतिहासिक पात्रों के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक विचारों के रूप, अभिव्यंजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह मोहन राकेश का तीसरा नाटक है जिसमें 4 अंक है। यह कथन असंगत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ बी। सन 1959 में इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। इस नाटक में अंकों का दृश्यों में विभाजन नहीं किया गया है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। मोहन क्यों गलत है ये विकल्प? मोहन राकेश का तीसरा नाटक है, तीसरा नाटक नहीं है बल्कि ये पहला नाटक है और सन 1958 में इसका प्रकाशन हुआ और इसमें 4 नहीं 3 अंक हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मैंने कहा था गोदान के संदर्भ में कि पात्रों पर आपको विशेष ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ए, अंबिका मल्लिका की माता। बी, दंतुल कालिदास का संबंधी। सी, रंगिणी संगिनी उज्जैनी नगर की युवतियां।
डी विलोम एक ग्राम पुरुष तथा बाद में मल्लिका का पति। तो अंबिका मल्लिका की माता बिल्कुल सही है, लेकिन दंतुल कालिदास का संबंधी नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि दंतुल राजपुरुष है। और जब कालिदास को राजकवि के पद पर सम्मानित करने के लिए आचार्य वररुचि आते हैं तो उनके साथ दंतुल आता है और वो शिकार, एक हरिण शावक का शिकार करता है। नाटक के प्रारंभ में, पहले अंक के प्रारंभ में ही यह घटना घटित होती है। कालिदास हरिण शावक को घायल अवस्था में देखकर उसे गोद में उठा करके ले आते हैं मल्लिका के घर ताकि उपचार किया जा सके, और वहीं पर दंतुल से उनकी मुलाकात होती है। तो दंतुल कालिदास का संबंधी नहीं है, बल्कि राजपुरुष है जो कालिदास को सम्मान पूर्वक उज्जैनी ले जाने के लिए आया है। रंगिणी संगिनी उज्जैनी नगर की युवतियां हैं जो प्रियंगु मंजरी के साथ आती हैं वहां के ग्रामीण परिवेश का अध्ययन करने के लिए। विलोम एक ग्राम पुरुष है और बाद में मल्लिका से उसका विवाह होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कभी वर्षों में ये आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। पंक्ति में किन आकृतियों की बात की गई है? राज्य के कर्मचारियों की, डाकुओं की, दुराचारी व्यक्तियों की, या ढोंगी साधुओं की? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। ये माना जा रहा है इस कथन के द्वारा कि ये आकृतियां बहुत वर्षों में कभी कभार दिखाई देती हैं राज्य कर्मचारियों की, और जब भी ये आती हैं तब कोई महामारी या कोई ना कोई संकट गांव पर आता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, और ये अंबिका यानी मल्लिका की माता का कथन है। यह कथन नाटक के प्रथम अंक के प्रारंभ में अंबिका के द्वारा यानी मल्लिका की माता के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक के उद्देश्य से संबंधित विकल्प नहीं है। अपनी जड़ों से कटकर टूटने और बिखरने, अपने ही परिवेश में अपरिचित होने की एक रचनाकार की पीड़ा की अभिव्यक्ति। बी, व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजाश्रय के बीच भटकती सर्जनात्मकता से उत्पन्न मानसिक तनाव की अभिव्यक्ति। सी, जीवन में निश्चल प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन। और डी, इस सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन कि प्रत्येक युग में एक रचनाकार की रचना धर्मिता को संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ता है। तो उद्देश्य की, नाटक के उद्देश्य की बात की जा रही है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि अपनी जड़ों से कटकर, यानी कालिदास जब अपने ग्रामीण परिवेश से टूट जाते हैं तो उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे बिखरने लगता है, और अपने ही परिवेश में जब वे बहुत समय बाद लौटकर आते हैं तो अपने ही परिवेश में वो अपरिचित महसूस करते हैं। तो वो एक रचनाकार की जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति यहां पर इस नाटक का उद्देश्य है। व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजाश्रय के बीच भटकती सर्जनात्मकता से उत्पन्न मानसिक तनाव की अभिव्यक्ति भी कालिदास के माध्यम से की गई है। जीवन में निश्चल प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन नहीं किया गया है, ये इस नाटक का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। इस सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन कि प्रत्येक युग में एक रचनाकार की रचना धर्मिता को संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ता है, बिल्कुल सही है। कालिदास के माध्यम से मोहन राकेश ने यह ही प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है। आगे चलें। अगला प्रश्न, एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी नहीं पहचान पाया। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? विलोम, मातुल, निक्षेप या दंतुल? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। ये कथन मातुल का है। वो क्या कह रहे हैं? वो जब कालिदास को वहां सम्मान पूर्वक राजकवि बनाया जाता है तो उन्हें भी राजनीतिक जीवन के, राजकीय जीवन के निकट आने का अवसर मिलता है, राजमहल में रहने का भी अवसर मिलता है। तो वो राजनीतिक जीवन का मूल केंद्र क्या है ये भी नहीं समझ पाए, इस कथन से कह रहे हैं। और दूसरा, कालिदास के व्यक्तित्व का मूल आधार क्या है ये भी वो नहीं समझ पाए, यानी वो कभी राजनीतिक जीवन की वास्तविकता और कालिदास के व्यक्तित्व की वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाए। ये कथन यहां मातुल के द्वारा कहा जा रहा है। प्रस्तुत कथन मातुल का है, और मातुल संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है, और इसका अर्थ होता है हिंदी में मामा, यानी कालिदास के मामा हैं मातुल। यह कथन मातुल ने नाटक के तीसरे अंक में, ये ध्यान में रखना है, कब कहा है, किससे कहा है, यह भी पूछा जा सकता है। तीसरे अंक में मल्लिका से कहा है मातुल ने ये कथन। आगे चलें। प्रियंगु मंजरी ग्राम प्रदेश से क्या क्या ले जाना चाहती थी?
पहला हरिण शावक, दूसरा भोजपत्र, तीसरा औषधियां और चौथा अनाथ बच्चे। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं नाटक को अच्छी तरह से। हरिण शावक ले जाना चाहती थी प्रियंगु मंजरी, औषधियां ले जाना चाहती थी, अनाथ बच्चे ले जाना चाहती थी, लेकिन भोजपत्र ले जाने का जिक्र उसने नहीं किया। यानी पहला, तीसरा और चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प देखते हैं, पहला, तीसरा और चौथा, यानी उत्तर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। कालिदास का यह कथन व्यंजित करता है ए, कालिदास के भीतर चल रहे शासक और रचनाकार के द्वंद्व में रचनाकार की जीत का, बी, कालिदास की द्वंद्वग्रस्त मनस्थिति का, सी, उज्जैनी के प्रति मोहभंग का, डी, गुप्त शासक के प्रति कालिदास के असंतोष का। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कालिदास जब राजकवि का सम्मान प्राप्त करते हैं और राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनकी रचना धर्मिता जो है वो राजनीतिक जीवन के चलते पिसने लगती है, और यहां पर इस कथन के द्वारा वो पुनः सब कुछ छोड़कर, कश्मीर के शासक उनको बना दिया जाता है और वो उस सब का त्याग कर पुनः ग्राम प्रदेश में लौट आते हैं ताकि वो एक रचनाकार के रूप में जी सके। यानी उनके भीतर जो इतने वर्ष तक शासक और रचनाकार का द्वंद्व चलता रहा उसमें रचनाकार की जीत होती है और कालिदास पुनः अपने परिवेश में लौटते हैं ताकि वो रचनाकार के रूप में जी सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, अच्छा, स्मरणीय बिंदुओं पर भी नजर डालें। यह कथन तृतीय अंक में कालिदास ने मल्लिका से कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। ये संवाद पूरा का पूरा यहां इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सके। मल्लिका कहती है, आर्य मातुल से पता चला, यानी कालिदास और मल्लिका के बीच बात चल रही है। आर्य मातुल से पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता का मोह छूट गया है। आज मैं उन सब से मुक्त हुआ हूं जो मुझे वर्षों से कसता रहा है, यानी पीड़ित करता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने सन्यास ले लिया है, परंतु मैंने सन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, यानी मुझे अपनी पहचान, जो मेरी निजी पहचान थी, उसको छोड़कर मातृगुप्त के रूप में एक शासक, कश्मीर का शासक बनाकर जो नियुक्ति दी गई थी, उस मातृगुप्त नाम के व्यक्तित्व का जो आवरण मेरे ऊपर था, उस आवरण से मैं मुक्त हो गया हूं और इसलिए मुक्त हुआ हूं ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं, यानी मेरा जो मूल व्यक्तित्व है, रचनाकार का व्यक्तित्व, उसके रूप में जी सकूं। आगे चलें। श्रद्धा और भक्ति निबंध के आधार पर निम्न में से भक्ति के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति में भक्त की भक्ति भाजन के समीप रहकर उसे विविध रूपों में देखने की अभिलाषा होती है। भक्ति में भक्त भक्ति भाजन के साथ एकांत चाहता है। भक्त के हृदय में भक्ति भाजन से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की लालसा उत्पन्न होती है। तो हमें असत्य कथन छांटना है, किसके संबंध में? भक्ति के संबंध में। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बिल्कुल सही है। भक्ति में भक्त की भक्ति भाजन, यानी जिसके प्रति भक्ति भाव है, वो भक्ति भाजन कहलाता है, कि समीप रहकर उसे विविध रूपों में देखने की अभिलाषा होती है। यानी हम जिसकी भक्ति करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसके निकट रहें और उसे विभिन्न रूपों में देखें। ये कथन भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भक्ति में भक्त भक्ति भाजन के साथ एकांत चाहता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यक्ति प्रेम में एकांत चाहता है, न श्रद्धा में एकांत चाहता है और न भक्ति में। भक्त के हृदय में भक्ति भाजन से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की लालसा होती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी, क्योंकि यही असत्य कथन है। अगला प्रश्न, श्रद्धा और भक्ति निबंध के मूल कथ्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है और प्रेम में विस्तार। प्रेम में कोई मध्यस्थ अपेक्षित नहीं होता, श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित होता है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संपत्ति संबंधी। तो इसमें गलत कथन है ए, श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है और प्रेम में विस्तार। ये कथन उल्टा यहां लिखा गया है। ये कथन इस प्रकार शुक्ल जी ने लिखा है कि प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, क्योंकि श्रद्धा, हम जिस व्यक्ति से के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, हम चाहते हैं कि समाज के अधिक से अधिक लोग उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें, यानी उसमें विस्तार होता है। लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उससे कोई और व्यक्ति भी प्रेम करे, यानी उसमें घनत्व अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
अगला प्रश्न, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण पंक्ति का क्या अर्थ है? ए, प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं। बी, प्रेम में व्यक्ति एकांत चाहता है और श्रद्धा में वह सबको श्रद्धेय के गुणों का भागीदार बनाना चाहता है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए संसार से अलग करना चाहता है। श्रद्धा अपने अनुभव पर निर्भर होती है और प्रेम सौंदर्य पर आधारित होता है। तो इस पंक्ति का सही अर्थ है बी, यदि प्रेम स्वप्न है, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति क्या चाहता है? प्रेमी और प्रिय दोनों एक एकांत में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एकांत चाहते हैं ताकि वे अपने प्रेम को अनुभव कर सकें। वो एक स्वप्न, उस प्रेम के स्वप्न लोक में जीवन जीना चाहते हैं, जबकि श्रद्धा में इस तरह के किसी स्वप्न लोक की और एकांत की लालसा नहीं होती। श्रद्धा में चाहता है व्यक्ति कि श्रद्धेय के गुणों से ज्यादा लोगों को वो भागीदार बनाए। तो यानी श्रद्धा में, समाज में जागरूक रहकर जो व्यक्ति है वो श्रद्धेय के गुणों को अधिक से अधिक लोगों का भागीदार बनाना चाहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, अच्छा, स्मरणीय बिंदु, आचार्य शुक्ल के शब्दों में यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, इसको स्वयं उन्होंने, क्योंकि शुक्ल जी की निबंध शैली की एक खास विशेषता है सूत्र व्याख्या शैली। पहले वो सूत्र वाक्य कहते हैं और उसके बाद स्वयं ही उसकी व्याख्या करते हैं। तो सूत्र व्याख्या शैली का बहुत अच्छा उदाहरण है ये अंश। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये सूत्र वाक्य हो गया। अब कैसे शुक्ल जी इसको स्पष्ट करते हैं, ये व्याख्या शैली है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है, यानी एकांत चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। श्रद्धा में मध्यस्थ होता है कि हम जिसके माध्यम से श्रद्धा के प्रति प्रेरित हुए हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे से, किसी व्यक्ति के विषय में जानकर, उसके गुणों के विषय में जानकर उसके प्रति श्रद्धा करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो वो व्यक्ति मध्यस्थ होता है। लेकिन प्रेम में हम किसी के कहने पर प्रेम करने के लिए प्रेरित नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। तेरी कुड़माई हो गई, वाक्य में कुड़माई शब्द का क्या अर्थ है? उसने कहा था कहानी पर आधारित प्रश्न है ये। सगाई, शादी, लड़ाई, पढ़ाई। तो ए प्रश्न, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। स्मरणीय बिंदु, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था पर आधारित है ये। इसमें लिखा है, इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा, यानी लड़की और लड़के का। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है सगाई। आगे चलें। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। युद्ध से समस्याएं सुलझ जाती हैं। देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम का सामंजस्य अद्भुत है। प्रेम अनमोल है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और यही उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना है। यहां बताया गया है लहना सिंह के माध्यम से कि प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम में संतुलन स्थापित करना वास्तव में एक अद्भुत विशेषता है और किस तरीके से उससे युक्त उस संतुलन को बनाते हुए जीवन को सफलतापूर्वक, आनंद पूर्वक जिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के विषय में असंगत कथन छांटिए। उसने कहा था कहानी सन 1915 में प्रकाशित हुई। उसने कहा था 4 भागों में विभक्त कहानी है। यह युद्ध की विभीषिका के बीच निश्चल प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। लहना सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो हमें असंगत कथन छांटना है। तो उसने कहा था कहानी सन 1915 में प्रकाशित हुई, ये कथन बिल्कुल सही है। उसने कहा था कहानी 4 भागों में विभक्त कहानी है, ये कथन गलत है क्योंकि ये 4 भागों में नहीं बल्कि 5 भागों में विभक्त कहानी है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ बी। यह युद्ध की विभीषिका के बीच निश्चल प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है जिसकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से? सूबेदारनी और लहना सिंह के माध्यम से हुई है। लहना सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है, यह भी बिल्कुल सही है। आगे चलें। शुक्ल जी के अनुसार उत्साह किस वर्ग का भाव है? उत्साह निबंध पर आधारित प्रश्न है। दुख वर्ग, आनंद वर्ग, करुणा वर्ग या क्रोध वर्ग? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सही उत्तर हुआ बी, आनंद वर्ग। शुक्ल जी ने कहा है कि उत्साह आनंद वर्ग का भाव है। शुक्ल जी ने उत्साह को आनंद वर्ग का भाव बताया है। उन्होंने लिखा है कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। आगे चलें।
फल की भावना से उत्पन्न आनंद से प्रेरित होकर कर्म करने की तत्परता तब तक उत्साह नहीं मानी जाएगी जब तक व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहे, जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ व्यक्ति को अच्छा न लगे, जब तक व्यक्ति फल प्राप्त न कर ले, जब तक कर्म में बुद्धि का बराबर योग ना हो। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी के शब्दों में फल की भावना से उत्पन्न आनंद से प्रेरित होकर जो कर्म किया जा रहा है, उस कर्म को करने की तत्परता तब तक उत्साह में शामिल नहीं होगी जब तक फल तक पहुंचने वाला जो कर्म करने का मार्ग है वो व्यक्ति को अच्छा न लगे, यानी उसमें उसे आनंद की अनुभूति ना हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इसको देख लेते हैं। फल की भावना से उत्पन्न आनंद से प्रेरित होकर कर्म करने की तत्परता तब तक उत्साह नहीं मानी जाएगी जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ व्यक्ति को अच्छा न लगे। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ भी नहीं, यानी उत्साह नहीं है। यही सच है कहानी में मूल संवेदना, यही सच है कहानी की मूल संवेदना संबंधित है ए असफल प्रेम से, बी कच्ची उम्र के भावुक प्रेम से, सी दो पुरुषों के प्रेम में उलझी स्त्री की मनःस्थिति से, और क्षणिक प्रेम के सत्य से। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। इस कहानी की नायिका है दीपा, जो दो पुरुषों के प्रेम में के द्वंद्व से पीड़ित है, संजय और निशीथ। उसी के माध्यम से अभिव्यक्ति की गई है, यानी दो पुरुषों के प्रेम में उलझी स्त्री की मनःस्थिति से संबंधित है। यही सच है कहानी की मूल संवेदना। कुछ बिंदु देखते हैं। यही सच है मन्नू भंडारी की एक प्रसिद्ध कहानी है जिस पर रजनीगंधा नाम से फिल्म बनाई गई थी। इस कहानी की मूल संवेदना दो पुरुषों संजय और निशीथ के प्रेम में उलझी युवती दीपा की मनःस्थिति के चित्रण से संबंधित है। आगे चलें। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूं अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। पंक्ति में किस ओर संकेत किया गया है? संजय के प्रति प्रेम की ओर, निशीथ के प्रति प्रेम की ओर, भविष्य की सुखद कल्पनाओं की ओर, और आशातीत सफलता की ओर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस कथन के माध्यम से निशीथ के प्रति दीपा का जो प्रेम है, जो कि पहला प्रेम है, उस प्रेम की ओर यहां संकेत किया गया है। आंसर हुआ बी। इस पूरे अंश को देखते हैं। प्रस्तुत कथन यही सच है कहानी की नायिका दीपा के प्रेम विषयक द्वंद्व से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये ध्यान रख लेंगे कि ये दीपा का जो प्रेम के विषय में जो द्वंद्व चल रहा है, जो कि मूल संवेदना है कहानी की, उससे संबंधित है। कलकत्ता में निशीथ के साथ टैक्सी में बैठकर जब वह पार्टी के लिए जाती है, पार्टी क्यों हो रही है? क्योंकि दीपा इंटरव्यू देने, नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गई है और इंटरव्यू अच्छा होता है। निशीथ के आकर लौटकर बताता है कि उसकी जो नियुक्ति है वो लगभग तय है। तो उसी बीच निशीथ कहता है कि चलो फिर तो पार्टी हो जाए, क्योंकि अब तुम्हारी तो नियुक्ति हो रही है। तो पार्टी के लिए टैक्सी में बैठकर जब जाती है, तब मन ही मन वो ये सोचती है कि उसे लगता है जैसे उसका हृदय प्रेम में निशीथ की ओर खींचा चला जा रहा है। आगे चलें। आचार्य शुक्ल ने लोभ के कौन से पक्ष माने हैं? सुखात्मक और दुखात्मक, सामान्योन्मुख और विशेषोन्मुख, इच्छात्मक और संवेदनात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक। तो दोस्तों लोभ के शुक्ल जी ने सुखात्मक और दुखात्मक दो पक्ष माने हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। सुखात्मक पक्ष का मतलब है हम जिस वस्तु के प्रति लोभ रखते हैं वो जब हमको प्राप्त हो जाती है तो हमको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब वो छूट जाती है तो हमें दुख की भी अनुभूति होती है। इसीलिए शुक्ल जी ने लोभ के दो पक्ष माने हैं, सुखात्मक और दुखात्मक। शुक्ल जी ने लिखा है प्राप्त या प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती, कि जब तक हमको जो अच्छी वस्तु लगती है उसके प्राप्त होने का सुख नहीं होगा, उसके खोने का सुख नहीं होगा, तब तक हम लोभ को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष हैं। आगे चलें। शुक्ल जी के लोभ और प्रीति निबंध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? ए, लोभ सामान्योन्मुख होता है। बी, जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता और प्रेम जगतोन्मुख होता है। तो असंगत कथन हमको छांटना है। तो लोभ सामान्योन्मुख होता है, ये
बिल्कुल सही कथन है, कहा गया है लोभ और प्रीति में, जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष को पहुंची हुई होती है वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। ये भी सही है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता, ये भी सही है। लेकिन प्रेम जगतोन्मुख होता है, ये कथन गलत है, क्योंकि शुक्ल जी ने लिखा है कि प्रेम विशेषोन्मुख होता है। प्रेम को शुक्ल जी ने जगतोन्मुख नहीं बताया, उन्होंने लिखा है लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। आगे चलें। लोभ का पहला संवेदनात्मक अवयव क्या है? प्रीति, वस्तु का बहुत अच्छा लगना, वस्तु की प्राप्ति की इच्छा और संपर्क की इच्छा। तो सबसे पहले लोभ की शुरुआत में पहला संवेदनात्मक अवयव है वस्तु का बहुत अच्छा लगना, यानी किसी भी वस्तु का अच्छा लगना। उसके बाद दूसरा अवयव है उसकी प्राप्ति की इच्छा होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने लिखा है लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना। आगे चलें। पूस की रात कहानी की मूल संवेदना के संबंध में सही कथन छांटिए। ए, जमींदारों के शोषण का चित्रण। बी, एक साहसी और परिश्रमी किसान की कहानी। सी, किसानों की ऋणग्रस्तता, विवशता और आर्थिक दुर्वस्था का मार्मिक चित्रण। और डी, ग्रामीण संस्कृति का जीवंत चित्रण। हमें मूल संवेदना के विषय में सही कथन छांटना है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हल्कू और मुन्नी दो पात्र हैं इसके, और उनकी ऋणग्रस्तता, विवशता और आर्थिक दुर्वस्था से के माध्यम से वास्तव में प्रेमचंद ने पूरे किसान वर्ग की ऋणग्रस्तता, विवशता और आर्थिक दुर्वस्था का चित्रण किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। फल की विशेष आसक्ति से कौन सा भाव उत्पन्न होता है? दुख, क्रियाशीलता। सी, कर्म लाघव की वासना। और डी, चित्त की चंचलता। उत्साह निबंध पर आधारित प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्म लाघव की वासना। तो आंसर हुआ सी। आचार्य शुक्ल के अनुसार फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है, क्या है कर्म लाघव? चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत सरल, यानी मेहनत बहुत कम करनी पड़े और फल हमें अच्छे से अच्छा मिल जाए, यही कर्म लाघव की वासना है शुक्ल जी के अनुसार। आगे चलें। मैं कहती हूं कि तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। इस पंक्ति से किसानों की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? पूस की रात कहानी पर आधारित प्रश्न है, मुन्नी का कथन है और वो अपने पति हल्कू से कह रही है। आर्थिक दुर्वस्था, पति पत्नी में अनबन, विवशता और ऋणग्रस्तता। तो दोस्तों इस कथन से किसानों की आर्थिक दुर्वस्था अभिव्यक्त हो रही है, विवशता अभिव्यक्त हो रही है और ऋणग्रस्तता अभिव्यक्त हो रही है, यानी 1, 3, 4 कूट इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1, 3, 4 यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने जितने भी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित गद्य की कृतियां हैं उन पर आधारित प्रश्नों पर बात की, और प्रश्न कुछ इस तरीके से चुने गए थे, तैयार किए गए थे, ताकि वो उस कृति, उस रचना की विषय वस्तु से आपको रूबरू करा सकें, आपको बहुत अच्छी तरह से परिचित करा सकें, उसकी मूल संवेदना को आपको समझा सकें। तो उम्मीद करती हूं कि ये सत्र भी अन्य सभी सत्रों की तरह बहुत 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 उपयोगी आपके लिए साबित होगा। आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।